हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस हमने देखे। आज हम पढ़ने वाले हैं नई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर आपको हमने जो आगे एक टेबल पढ़ा था, ठीक है, वो टेबल के आपको इसमें यूज़ आएगा, तो वो टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो कौन सा टेबल था? तो उस टेबल के अंदर हमने हमारे जो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस, उनके जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट का रेशियो निकाल के उससे हमने ये पता किया था कि ये जो इक्वेशंस की पेयर है उनका हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कि फिर उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा कि फिर उनका नो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। ठीक है, वो हमने उस टेबल के अंदर पढ़ा था, तो वही यहाँ पे भी हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वो हमें देखना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हमें कोफिशिएंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, हम कोफिशिएंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टेबल के अंदर पढ़े थे वो बात एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हमारे जो दो लीनियर इक्वेशंस की पेयर होगी वो कैसी होगी, तो वो होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार का हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकंड इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस में से अगर हम रेशियो की बात करें, तो अगर इसमें रेशियो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर हमें मिले, ठीक है, ये कोई भी हमारे पास इसके इक्वेशंस हो, उसके अंदर रेशियो अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिले, तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे कि वो जो इक्वेशन होंगे कि कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। तो तब हम समझेंगे कि वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने आगे पढ़ा भी है कि जब हमें ऐसे रेशियो मिलेंगे तब उसका मतलब होगा कि यहाँ पे इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात, अगर हमें यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा अगर हमें रेशियो मिल रहा है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? तो इसका मतलब हम समझेंगे कि यहाँ पे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, ऐसा मीनिंग हम समझेंगे। अगर यहाँ पे थर्ड वन कुछ इस प्रकार हो सकता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर कुछ ऐसे रेशियो हमें मिले तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा देयर इज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे, ये हमने टेबल के अंदर पढ़ा है। ठीक है, अब तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये जो 3 पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स का भी हमें यूज़ करना होगा। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ कैसे होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसका यूज़ कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, हमें ये तो पता है कि यहाँ पे पूरे चैप्टर के अंदर हम ये जो चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन चैप्टर के अंदर हम क्या फाइंड कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हम सभी इक्वेशंस के अंदर हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे, दो इक्वेशंस में से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यही कर रहे हैं। उसके लिए हम अलग अलग मेथड का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने ग्राफिकल मेथड का यूज़ किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया,
एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया, ठीक है। और सभी मेथड का यूज़ करके हमने एक ही काम किया है, क्या किया है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके भी वही करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन वो फाइंड करने के लिए यहाँ पे मेथड थोड़ी अलग होगी, तो वो कौन सी मेथड है वो हमें देखना है। तो यूज़ ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर भी हमारे पास दो इक्वेशंस की पेयर होगी, जो कुछ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसी टाइप की दोनों इक्वेशंस की पेयर होगी, ठीक है। और हमें इस पेयर में से x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड करने के लिए आपको उसको नॉर्मली कैसे याद रखना है वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आपको इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे x, और x के डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, तो जब अगर हम x वेरिएबल लिख रहे हैं तो x के डिनोमिनेटर में हम x के जो वेरिएबल्स से x वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको छोड़ के जो कोफिशिएंट आपके पास है y और कांस्टेंट नंबर, वो आपको लिखना है। मतलब कि x के साथ कोफिशिएंट कौन से आएंगे, तो x वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो नहीं लिखने हैं, उनको छोड़ के जो कोफिशिएंट है वो लिखना है। मतलब कि b1, b2 और c1, c2, ठीक है। x के यहाँ पे हम वो कोफिशिएंट लिखेंगे। उसके बाद ये जो कोफिशिएंट लिखे हैं उनको b1 को c2 के साथ मल्टीप्लिकेशन है और b2 का c1 के साथ हमें मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर उसको दोनों के बीच में सबस्ट्रैक हमें करना है, वो हम आगे देखेंगे। x के साथ कोफिशिएंट कौन सा आएगा, b1 अपॉन b2, b1, b2, c1, c2। उसी प्रकार y की बात करें तो y के साथ, तो y की जब हम कोफिशिएंट लिखेंगे तब ये y वाली टर्म को हम नहीं देखेंगे, उनको छोड़ के जो कोफिशिएंट है वो देखेंगे। तो वहाँ पे हमारे पास c1, c2, a1, a2 है, ठीक है। हमें उसको आगे वाले नेक्स्ट ही लेना है, पहले a1, a2 नहीं लेना है। क्या लेना है, c1, c2 और a1, a2, ठीक है। इस प्रकार हमें लेने हैं। फिर उनको भी c1 को a2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, c2 का a1 के साथ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 1 जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है। तो यहाँ पे जब कांस्टेंट नंबर डी लेंगे तब उसके जो कोफिशिएंट है c1, c2 वो हम नहीं लेंगे, लिखेंगे उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, a1, a2 और b1, b2। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a1 का b1 के साथ, a2 का b1 के साथ, ऐसे हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। अब ये जो हमने तीनों फॉर्म याद करने के लिए लिखे, उसके अंदर हमें करना क्या है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट हमने लिखे हैं a1, a2, b1, b2, c1, c2, ठीक है, वो x, y और 1 के अंडर में हमने लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें राइट इक्वेशन इन फॉलोइंग फ्रॉम टेकिंग द क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हमें ये दोनों जो है उसको एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर कैसे हमें यूज़ करना है, तो क्वेश्चन के अंदर हम इसका मतलब लिखेंगे x के अंडर डिनोमिनेटर में b1 और c2 का मल्टीप्लिकेशन, b1 c2 और b2 c1 का मल्टीप्लिकेशन, b2 c1, और ये दोनों के बीच में होगा सबस्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बीच में हम लिखेंगे माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो y वेरिएबल है वो y के डिनोमिनेटर में आएगा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, ठीक है। y के डिनोमिनेटर में कुछ इस प्रकार आएगा। उसी प्रकार कांस्टेंट वैल्यू जो 1 है उसके लोअर में आएगा, अंडर आएगा a1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू b2 माइनस
A2 इंटू B1, ठीक है, 1 के अंडर में इस प्रकार आएगा। तो जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो तब आपको ये तीनों जो हमने लिखा है x, y और 1 के डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ उसका यूज़ करके सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास कोफिशिएंट, कौन से वेरिएबल्स के अंडर आते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि x के अंडर कौन से कोफिशिएंट आते हैं, b1 b2 c1 c2, y के अंडर आता है c1 c2 a1 a2, 1 के अंडर में आता है a1 a2 b1 b2, ठीक है। अगर हमको इक्वेशंस पर से याद रखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, जब हम x वेरिएबल के कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो x का जो कोफिशिएंट है उनको छोड़ के बाकी के जो कोफिशिएंट है उनको आपको लिखना है सीक्वेंस में। जब हम y वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखेंगे तब y का जो कोफिशिएंट है उनको छोड़ के उनके बाद का जो c1 c2 है a1 a2 है वो हम लिखेंगे, ठीक है, और फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करेंगे तो हमें आगे x और y की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक बात और भी नोट करनी है कि अगर x का जो डिनोमिनेटर के अंदर b1 c2 माइनस b2 c1 है, अगर ऐसा हो कि इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए, अगर x का डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए तो तब उस इक्वेशंस के अंदर x की जो वैल्यू होगी वो हमें ज़ीरो मिलेगी। उसी प्रकार अगर y का जो डिनोमिनेटर है वो अगर ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि y का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमें ज़ीरो मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ x, ठीक है, और वो कौन सा है, b1 c2 माइनस b2 c1 इज़ ज़ीरो। अगर x का डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो उसका मतलब होगा देन द वैल्यू ऑफ x इज़ ज़ीरो। तो x की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ये इसका मीनिंग होगा। उसी प्रकार अगर y के बारे में बात करें तो इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ y इज़ ज़ीरो, तो उसका मतलब ये होगा देन द वैल्यू ऑफ y इज़ ज़ीरो, ठीक है। अगर y के जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो अगर ज़ीरो हो गई तो y हमें कैसा मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ये आपको याद रखना है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन MCQ VSQ के अंदर आपको यूज़ इसका आएगा। तो फ्रेंड्स अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके हम एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से पता चले कि इसका कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 14। तो एग्जाम्पल 14 हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर एग्जाम्पल 14 के अंदर हमें दिया गया है, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ़ वी बाई 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yeshwantpur, the total cost is 46 rupees. But if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yeshwantpur, the total cost is 74 rupees. तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द फार फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड टू यशवंतपुर। हमें कहा गया है कि हमें बस स्टैंड से मल्लेश्वरम और यशवंतपुर का जो फार है, ठीक है, वो कितना है, टिकट की जो प्राइस है वो कितनी है, वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और वो जो बस स्टैंड है वो बेंगलोर है, इसलिए हमें बेंगलोर से मल्लेश्वरम की टिकट का कॉस्ट कितना है और बेंगलोर से यशवंतपुर के टिकट का कॉस्ट कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है वो फर्स्ट हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट द
let the far of the bus stand to मल्लेश्वरम is रुपीज़ एक्स। ठीक है, फार ऑफ द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम इज एक्स रुपीज़ एंड फार ऑफ द बस स्टैंड टू यशवंतपुर इज रुपीज़ वाई। ठीक है, बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का फार एक्स रुपीज़ है और बेंगलोर के बस स्टैंड से यशवंतपुर का जो फार है वो कितना है, वाई रुपीज़ है। तो यहाँ पे हमें गिवन है फ्रॉम द गिवन डेटा या फिर गिवन इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि मल्लेश्वरम के लिए बेंगलोर से 2 टिकट्स मल्लेश्वरम के लिए ली गई है और 3 टिकट्स यशवंतपुर के लिए ले गई है। तो उसका टोटल कॉस्ट हुआ है 46 रुपीज़। इसका मतलब है 2 टिकट्स मल्लेश्वरम के लिए, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, एक टिकट का कॉस्ट x है तो 2 टिकट्स का कॉस्ट 2x होगा। उसी प्रकार 3 टिकट्स ली गई है यशवंतपुरम के लिए, तो एक टिकट का फार y रुपीज़ है तो 3 टिकट का फार कितना होगा, 3y रुपीज़। और टोटल कितनी कॉस्ट हो रही है 46, इसीलिए 2x + 3y = 46। उसी तरीके से सेकंड जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसमें कहा गया है 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम, तो उसका टोटल कॉस्ट होगा 3x प्लस 5 टिकट्स टू यशवंतपुरम, तो उसका टोटल कॉस्ट होगा 5y और उसके लिए टोटल कॉस्ट वो दे रहा है 74 रुपीज़। तो 3x + 5y = 74। इसे हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको एक बात खास ध्यान में रखनी है, वो ये कि यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है 46 एंड 74, ये सारे नंबर्स आपको =2 के लेफ़्ट साइड में लिखने होंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, उसमें हम देख सकते हैं सभी टर्म्स जो है वो =2 के लेफ़्ट साइड होती है और 0 राइट साइड होता है। तो उसी फॉर्म में आपको ये इक्वेशंस को लिखने होंगे, ये कंपलसरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3y - 46 = 0, इक्वेशन नंबर 1, और 3x + 5y - 74 = 0, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस हमें इस प्रकार मिलेंगे। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट के वैल्यूज़ को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट है a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -46। उसी प्रकार a2 = 3, b2 = 5 एंड c2 = -74। ठीक है, अब हमने जो आपको मेथड यहाँ पे लिखी है उसका यूज़ करेंगे। तो अब x के अंडर आएगा, x के जो कोफिशिएंट उनको छोड़ के बाकी के कोफिशिएंट मतलब वो आएंगे b1, b2, c1, c2। y जो है वो आएगा c1, c2, a1, a2 और 1 के अंडर में आएगा a1, a2, b1, b2। और इसका हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद
सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x के यहाँ पे b1 क्या है हमारा 3, b2 है 5, c1 है -46, c2 है -74। उसी तरीके से y के अंडर में है c1 -46 -74 और a1 a2 है 2 × 3। 1 के अंडर में है a1/a2 मतलब 2/3 और b1/b2 3/5। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे देन x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 × -74 -5 × -46, तो 5 × -46 इज इक्वल टू y के अंडर में आएगा 46 × 3, तो यहाँ पे है -46 × 3, बीच में -74 × 2, तो -74 × 2 इज इक्वल टू 1 के अंडर आएगा 2 × 5 -3 × 3। तो अब x के अंडर में 74 × 3, तो वो हो जाएगा -222। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये होगा -222। ये -5 × 46 वो होगा 230 और माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 230 इज इक्वल टू y के लोअर में 46 × 3, तो 46 × 3 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 138 और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, इसलिए -138। उसके बाद -74 × 2, तो 148 और -148 बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 148 इज इक्वल टू 1 के अंडर 2 × 5 10 -9। ठीक है, तो यहाँ पे x के अंडर में आएगा -222 प्लस 230, तो x के अंडर में आएगा 8 इज इक्वल टू y के अंडर में आएगा 10 और 1 के अंडर में आएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको मिल गया x/8, y/10 और 1/1। अब का जो स्टेप है वो आपको ध्यान में रखना है। अब x वाला जो रेशियो है उसको हम 1/1 के साथ लेंगे और y वाला जो हमारा रेशियो है उसको भी हम 1/1 के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे x/8 इज इक्वल टू 1/1 एंड y/10 इज इक्वल टू 1/1। तो x हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 का मल्टीप्लाई x के साथ, 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो x हमें मिलेगा 1 × 8 मतलब 8 मिलेगा और y यहाँ पे मिलेगा 1 × y मतलब y, 10 × 1 मतलब 10, तो y हमें मिलेगा 10। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिली 8, y की वैल्यू हमें मिली 10। x और y हमने क्या लेट किया है, तो वो हमने फार फ्रॉम द बस स्टैंड किया हुआ है। मल्लेश्वरम का जो फार है वो 8 रुपीज़ होगा, यशवंतपुरम का जो फार है वो कितना होगा 10 रुपीज़ होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द फार फ्रॉम द बस स्टैंड in Bengaluru
to Malleshwaram is ₹8 and the far to Yeshwantpuram इज़ ₹10। ठीक है, तो बेंगलुरु से मल्लेश्वरम की जो फार है वो ₹8 और बेंगलुरु से यशवंतपुर की जो फार है वो ₹10 से ऐसा हमें मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी सिचुएशन दी है उसमें से आपको इक्वेशंस निकालने हैं। इक्वेशंस के अंदर इक्वेशंस की जो जितनी भी टर्म है 1 2 3 टर्म्स होगी, सभी टर्म्स को आपको इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिखना है। ठीक है, राइट साइड सिर्फ 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस इक्वेशन में से कोफिशिएंट निकालेंगे हम a1 a2 b1 b2 c1 c2। उसके बाद हम उसको x के अंडर में लिखेंगे। x के अंडर में आएगा b1/b2 c1/c2, y के अंडर आएगा c1/c2 a1/a2 और 1 के अंडर आएगा a1/a2 और b1/a2। उसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बीच में सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऐसे यहाँ पे रेशियो मिलेगा। अब ये रेशियो मिलने के बाद हमें x वाली टर्म का कांस्टेंट वाले जो रेशियो है उसके साथ लिखना है और y वाली टर्म का जो रेशियो है उसको भी 1 वाले रेशियो के साथ, कांस्टेंट के रेशियो के साथ आपको लिखना है। फिर आप वहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको आपके नोटबुक में अच्छे से लिखना है। अब हम देखेंगे थोड़े MCQs। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ MCQs है आपके लिए जो हम देखने वाले हैं आज। तो यहाँ पे फर्स्ट MCQ है कि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन डैश x is equal to 2 and y is equal to 3 is a solution of linear equation and dash। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। a है 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, b है 3x प्लस 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, c है 2x प्लस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और d है 2x प्लस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे है माइनस। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि x और y के ये सॉल्यूशंस हो, ऐसा लीनियर इक्वेशन यहाँ पे कौन सा है। 4 इक्वेशंस में से कौन सा इक्वेशन ऐसा है जिसका सॉल्यूशन x का 2 और y का 3 है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व कर किसके सॉल्यूशंस है वो फाइंड करने के लिए x और y की वैल्यू हमें इक्वेशंस के अंदर पुट करके देखनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशंस के अंदर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे और फिर देखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 13 0, तो 4 प्लस 9 माइनस 13 0, तो 4 प्लस 9 13, 13 माइनस 13 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, x लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बोथ साइड सेम मिल रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे x2 और y3 जो सॉल्यूशन है वो कौन से इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, तो वो फर्स्ट इक्वेशन जो है ऑप्शन ए के अंदर उनके सॉल्यूशंस हो गए। इसका मतलब ऐसा होगा। ठीक है,
तो हमें इक्वेशंस के सॉल्यूशंस दिए हो और वो कौन से इक्वेशंस के सॉल्यूशन है वो फाइंड करना हो, तो हम उन सॉल्यूशन को इक्वेशन में पुट करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द लाइन y इज इक्वल टू px माइनस 2 passes through point 32, then p is equal to dash। और ऑप्शन है ए 3/4, बी 4/3, सी 3 और डी 4। यहाँ पे सेकंड MCQ के अंदर दिया है कि इफ द लाइन y इज इक्वल टू px माइनस 2 passes थ्रू पॉइंट 32 देन p इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस के अंदर y और x की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट दिया हुआ है 3 और 2। ठीक है, तो 3 और 2 जो पॉइंट है उसमें 3 वो बताता है x कोऑर्डिनेट, 2 दिखाता है y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर पॉइंट 32 जो है उसमें x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 होगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन है, लाइन है y इज इक्वल टू px माइनस 2, तो वहाँ पे हम x और y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू 2, p x की वैल्यू 3 माइनस 2, तो 2 इस तरफ आएगा तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3p, तो 4 इज इक्वल टू 3p। सो p इज इक्वल टू 4/3, तो p की वैल्यू हमें मिलेगी 4/3, मतलब कि ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन 2 का सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन 3 देखते हैं। उसके अंदर हमें कहा है इफ़ 4/x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4/3 देन y इज इक्वल टू डैश। ऑप्शंस दिए हैं, a इज इक्वल टू 37/15, b दिया हुआ है 2, c दिया है 1/2 और d है 1/3। यहाँ पे 4/x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, जहाँ पे x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बड़ा सिंपल है, x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 4/x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, जहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 4/x की जगह पे माइनस 4/3 प्लस 5y इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पे डिनोमीटर के जो वैल्यू है वो डिनोमीटर का जो डिनोमीटर है वो कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। तो 4 × 3 डिनोमीटर में रहेगा -4 प्लस 5y इज इक्वल टू 7। सो ये 4 1 4 कैंसिल होगा, 3 लोअर में माइनस है तो -3 प्लस 5y 7। सो 5y इज इक्वल टू 7 प्लस 3, सो 5y इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 10/5, सो y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 2, मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इक्वेशन MCQs इस प्रकार सॉल्व होंगे। तो ये MCQs आपको आपके नोट में लिखने हैं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।